कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टी 3.0 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 9 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे भी ज़रूर देखिए क्योंकि ये सभी वीडियो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। और प्रत्येक दिन हम सिर्फ जीके जीएस के ही प्रश्न को देखते हैं। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं और तुरंत सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने वर्ष डैश में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किस ईस्वी में की थी? तो 1876 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडियन एसोसिएशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? तो भारत संघ होता है। और यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत संघ की स्थापना किसने की? तो एक ही बात है, भारत संघ की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की। कब की? 1876 ईस्वी में की थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1920 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का स्थापना की, जो कि भारत का सबसे पुराना कपड़ा श्रमिकों का संघ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो अनसुया साराभाई ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अहमदाबाद मिल मजदूर जो आंदोलन हुआ था वह कब हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? धर्म संसद या धर्म सम्मेलन एक ही बात है। तो 1893 में शिकागो में किसने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और वहाँ पे जो इसे बोलने का मौका मिला तो उसने सबसे पहले अपना शब्द क्या बोला? संबोधन करते हुए भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया था। इसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू भी कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित इनमें से किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में अपना पहला कारखाना खोला? दक्षिण भारत में प्रथम पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कब स्थापना किया था यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना कारखाना? 1611 ईस्वी में स्थापना किया था। अंग्रेज का भारत में प्रथम कारखाना जो था वह 1608 ईस्वी में आयोजित किया गया था। कहाँ पे आयोजित या स्थापना किया गया था? सूरत में। सूरत कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है किस अवधि के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का आयोजन हुआ था? तो 1919 और 1922 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है ये जो है असहयोग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया था। कब किया था असहयोग आंदोलन का प्रारंभ? तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन का प्रारंभ महात्मा गांधी ने किया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1896 में महर्षि होंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए डैश में एक आश्रम की स्थापना की, क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। तो कहाँ पे आश्रम की स्थापना किए थे? तो पूना में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पूना में। पूना कहाँ पे पड़ता है? तो आप इसे कमेंट में ज़रूर बताइए पूना कहाँ पड़ता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की? द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना 1904 ईस्वी में श्रीमती एनी बेसेंट ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में। कब बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? 1917 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था।
राजा राम मोहन राय जो हैं यह ब्रिटेन जाने वाले प्रथम भारतीय थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? तो यह B.R. अम्बेडकर ने कहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है। और ये जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यह संचालन समिति और झंडा पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी का क्या कथन है? तो महात्मा गांधी भारत का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाएगा, यह विचार सर्वप्रथम किसका था? तो महात्मा गांधी ने दिया था यह विचार। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है, यह कथन स्वामी विवेकानंद का है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के संस्थापकों में से एक थे जिसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई? नौजवान भारत संघ की स्थापना जो किए थे वह भगत सिंह किए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? तो 1926 ईस्वी में किया था। और इनके साथ कौन कौन थे? भगत सिंह के साथ छबीलदास और यशपाल भी थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो B.D. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। B.D. सावरकर ने कहा था कि 1857 की क्रांति भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है। और R.C. मजूमदार जो है, R.C. मजूमदार, इसने कहा कि 1857 के विद्रोह में जो है 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है। 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम नहीं है, यह कथन किसका है? R.C. मजूमदार का है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि 1916 में बॉम्बे में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के पीछे महान शक्ति कौन थे? महान शक्ति यहाँ पे व्यक्ति हो जाएगा, महान व्यक्ति कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर D.K. कर्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1911 में डैश किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया। यहीं पर भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने के निर्णय की घोषणा की गई। तो दिल्ली दरबार कहाँ पे लगा था? तो दिल्ली में लगा था। 1911 में दिल्ली में किंग जॉर्ज पंचम के राज्याभिषेक का जश्न मनाने के लिए एक दरबार का आयोजन कहाँ किया गया था? तो दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, बी ही दिया गया है लेकिन यहाँ पे सी हो जाएगा। बी यहाँ पे है, सी टाइपिंग मिस्टेक है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा को डैश के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो किसके तहत इसे भारतीय संविधान में जोड़ा गया? अनुच्छेद 21A के तहत इसे जोड़ा गया। अनुच्छेद 21A के तहत इसे जोड़ा गया है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी भारत की चौहद्दी से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि भारत का विस्तार से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या क्या पूछा जाता है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है? यह अंडमान निकोबार में पड़ता है। और इंदिरा कोल जो है भारत का यहाँ पे दक्षिणतम है। इंदिरा कोल भारत का उत्तरतम बिंदु है यानी सबसे उत्तर का बिंदु है। और सबसे पूर्वी बिंदु पूछे तो अरुणाचल प्रदेश का कीबिथु है। और सबसे पश्चिमी बिंदु पूछे तो सबसे पश्चिमी बिंदु भारत का कौन सा है? तो सरक्रिक, जो कि गुजरात में पड़ता है। यहीं पे गुहार मोती है। जो ऑप्शन में रहे वो आप मार सकते हैं, इन दोनों में से सरक्रिक या गुहार मोती। कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है, कच्छ जिला में। और भारत की आकृति कैसी है? तो चतुष्फलकीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार जो है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार तो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम पूछे तो 2933 किलोमीटर है। 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम की लंबाई है।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। नामदफा बाघ अभयारण्य भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में पाक्के और कमलांग टाइगर रिजर्व भी है। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व है। और तमिलनाडु में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो तमिलनाडु में है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल संसद को कुछ विशेष मूलाधिकारों को प्रभावी बनाने हेतु विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो यह विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो यह कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, अनुच्छेद 35 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 37 में जो कहा गया है, अनुच्छेद 37 जो आता है, यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि नीति निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है तथा विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीय कार्बन सिंक माना जाता है। भूमंडलीय कार्बन सिंक किसे माना जाता है, तो भूमध्य रेखीय वर्षावन को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है। गंगा के टाइगर की उपमा किसे दी जाती है, तो डॉल्फिन को, गंगा डॉल्फिन को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेशनल यानी राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान नहीं है। रूपांतरित चट्टान नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह जो है आग्नेय चट्टान है, पूछा गया है, रूपांतरित चट्टान नहीं है। संगमरमर और क्वार्टाजाइट जो है यह रूपांतरित चट्टान है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सागर तल का वायुदाब होता है। सागर तल का वायुदाब 1013.25 मिलीबार होता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और वायुदाब जो मापा जाता है, वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति था। इनमें से कौन सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति है, इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा समय तक कांग्रेस का अध्यक्ष पूछे तो यही हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद ही। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में स्थित है। भारत में ही स्थित है, तो गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है यह भारत में ही स्थित है। ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। गंगा नदी की उद्गम जो है यह कहाँ पे निकलती है, तो उत्तराखंड में गोमुख हिमानी से निकलती है गंगा नदी, गंगोत्री के पास से। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, और गंगा नदी की भारत में जो लंबाई है वह 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी डायरेक्ट गंगा नदी के नाम से नहीं बहती है, बल्कि गंगा नदी भागीरथी और अलकनंदा नदियों का सम्मिलित रूप है, जो देवप्रयाग के निकट मिलकर दोनों गंगा कहलाती है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन एवं आत्मा कहलाता है, और संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहा जाता है। इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और अब तक प्रस्तावना में सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है, कब, तो 42वां संविधान संशोधन किया गया है 1976 में। और इसके द्वारा जो है इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 ईस्वी में प्रस्तावना में कौन कौन शब्द जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये तीनों शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको चौथा शब्द जैसे पंथनिरपेक्ष दे देता है, इनमें से कौन इसमें नहीं जोड़ा गया, ये इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। तो आप अगर सेट बनाते होंगे तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा अधिगृहीत संपत्ति भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा।
और भारत में जो नागरिकता कोई प्राप्त करता है तो किस किस आधार पर कर सकता है, तो जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण द्वारा, देशीकरण द्वारा और भारत के राज्य क्षेत्र में मिलने से। जैसे संसद अगर पाकिस्तान के कुछ क्षेत्र को मिला लेता है तो भारत की नागरिकता स्वतः वहाँ पे जो पाकिस्तानी बस रहे हैं उसे मिल जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, तो पंजाब में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। चार्टर एक्ट का अंग नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, यह सही नहीं है, यानी 1813 ईस्वी का अंग ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पांडिचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया, तो 17वां संविधान संशोधन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 17वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1992 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है आपको, तो वित्त आयोग जो होता है यह एक संवैधानिक निकाय होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि संसद द्वारा। और वित्त आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को ही प्रस्तुत करता है। और 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगडिया है। ये क्वेश्चन बीपीएससी ट्री में पूछा गया है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, अरविंद पनगडिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है। पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, नहीं वाले प्रश्न पे आप ध्यान देके बनाइएगा। तो बंदरगाह से पर्यावरण को कोई लेना देना नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम जो है यह पर्यावरण संरक्षण के लिए नहीं है। और यह कानून कब आया था, तो 1997 ईस्वी में आया था। जल उपकर अधिनियम कब आया था, 1977 ईस्वी में। सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991 ईस्वी में आया था। अगला नंबर क्वेश्चन है अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ जो होता है यह किसी अधिकार से होता है। अधिकार परीक्षा का अर्थ होता है किसी अधिकार से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार के तहत रीट जारी किया जाता है वो कितने प्रकार का रीट जारी किया जाता है, तो 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। अधिकार परीक्षा भी एक प्रकार का रीट ही है। रीट जो है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों में लाया जाता है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रीट लाया जाता है और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत रीट का प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 32 के तहत रीट कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा तथा प्रतिषेध। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए। वित्त आयोग के संदर्भ में आपको गलत कथन चुनना है। तो इसका वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यह नहीं होती है। और गलत ही पूछा गया है, तो गलत ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश यह राष्ट्रपति के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए सलाहकारी की प्रवृत्ति होती है। इस सिफारिश को मानना या न मानना सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, अनुच्छेद 262। अनुच्छेद 162 में क्या है, अनुच्छेद 162 के अंतर्गत राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। और अनुच्छेद 362 के अंतर्गत देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 पूर्वोत्तर राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का विशेष प्रावधान है।
तो यह असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम का चर्चा कितना अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नहीं, 6ठी अनुसूची में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम अनुसूची में क्या है? केंद्र राज्य संबंध है। दूसरा में क्या है? वेतन है। तीसरा में क्या है? शपथ है। चौथा में क्या है? राज्यसभा सीट का आवंटन है। और पांचवा में क्या है? जनजातियों का क्षेत्र है। छठा में क्या है? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में चर्चा है, यहाँ के जनजातियों के बारे में। और सातवां अनुसूची में क्या है? सूची है। आठवां अनुसूची में भाषा है। नौवां अनुसूची में भूमि है। 10वां में क्या है? दल बदल है। इसके बाद 11 भी है और 12 भी है। आप वो कमेंट में बताइए कि उसमें क्या है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सत्य कथन को चुनिए। सत्य कथन को चुनना है आपको। तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते थे और करते हैं भी। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा? राज्यसभा में तो 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राज्यसभा में। और ये 12 सदस्य जो मनोनीत किए जाते हैं, यह दरोगा में पूछा गया है इस बार जो एग्ज़ाम हुआ था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना का प्रयास सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने किया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव पड़ता है। मुद्रास्फीति का अनुकूल प्रभाव जो पड़ता है यह ऋणी पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वस्तु एवं सेवा कर का उल्लेख किया गया है, यानी जीएसटी काउंसिल का उल्लेख किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अनुच्छेद 279 के क में वस्तु एवं सेवा कर परिषद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 280 में क्या है? तो वित्त आयोग का चर्चा किया गया है। इसके बाद जो है अनुच्छेद 282 में संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का उल्लेख किया गया है। कितना में? तो अनुच्छेद 282 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ फसल की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ फसल की बुआई जो होती है वह जून जुलाई माह में होती है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसे काटा कब जाता है, यानी खरीफ फसल को काटा कब जाता है? तो अक्टूबर नवंबर के पास इसे काटा जाता है। खरीफ फसल के अंतर्गत कौन सा फसल आता है? तो धान आता है, मक्का आता है, ज्वार आता है, बाजरा आता है, मूंग आता है, मूंगफली आता है, गन्ना आता है। और गेहूं कौन सा फसल है? तो गेहूं रबी फसल है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाहिरी आयोग जुड़ा है। लाहिरी आयोग किससे जुड़ा हुआ है? तो यह तेल के संरचना के मूल्य से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो लाहिरी आयोग किसके नाम पर पड़ा था? तो अशोक कुमार लाहिरी के नाम पर लाहिरी आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई? कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। और इसी का नाम बदलकर, कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया कब? तो 1985 ईस्वी में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। और इसका मुख्यालय जो है वह नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की घनत्व की परिभाषा की जाती है। भारत में जनसंख्या घनत्व की परिभाषा की जाती है तो किस रूप में की जाती है? तो प्रति व्यक्ति किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या के रूप में। प्रति व्यक्ति किलोमीटर में, मान लीजिए 1 किलोमीटर में कितना व्यक्ति निवास कर रहा है, उसी को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और 2011 के अनुसार भारत की जो जनसंख्या घनत्व है वह 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और भारत में जनगणना की शुरुआत सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ। और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हुआ। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग जो स्थापित हुआ था, कब स्थापित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना किसके लिए की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए। निर्यात उद्योग के संवर्धन के लिए स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र की स्थापना की गई। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपमार्जक से जल के पृष्ठ तनाव पर जो है क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो कम हो जाता है। अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अमोनिया या सल्फोनेट लवण होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पाचन नलिका में पाचन की कौन सी प्रक्रिया है? पाचन नलिका में पाचन की कौन सी प्रक्रिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाचन नलिका में पाचन अपूर्ण प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पाचन नलिका में पाचन अपूर्ण प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक का क्या कहते हैं? तो उसे लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। लोलक का आवर्तकाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। या कह सकते हैं कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहा जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? सरल लोलक का आवर्तकाल को टी से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र होता है 2 पाई रूट अंडर L/G होता है। L/G होता है। L क्या होता है? यहाँ पे लोलक की लंबाई होती है L, और G क्या होती है? गुरुत्वीय त्वरण होती है। पाई का मान आप जानते ही हैं, 22/7 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक विद्युत उपकरण को हमेशा पार्थिव किया जाता है, क्योंकि किसके लिए इसे पार्थिव किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपकरण को किसी खराबी से बचाने से रोकने के लिए हमेशा विद्युत उपकरण को पार्थिव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक निम्न ताप उत्पन्न करने व उसके अनुप्रयोगों का अध्ययन कहलाता है। तो इसे क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि एक एकवर्णीय प्रकाशपुंज एक सघन से विरल माध्यम में गुजरता है, परिणाम स्वरूप किसके परिणाम स्वरूप गुजरता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका वेग जो होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दर्पण और लेंस से प्रत्येक सेट में पूछा जाता है क्वेश्चन। आप इसे जब भी चलिए क्लियर करके ही चलिए। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु को एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष पर 2f1 से परे किसी बिंदु पर रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच ही बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी अभिक्रिया होती है? तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण जो है यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। और ये सब जो है हवा में मैग्नीशियम रिबन का जलना, प्राकृतिक गैस का जलना, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये दोनों है। और पौधे में प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से प्राकृतिक बहुलक नहीं है। प्राकृतिक बहुलक नहीं है, और बहुलक के बारे में इससे पहले भी सेट में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ग्लिप्टल यह प्राकृतिक बहुलक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ग्लिप्टल जो है यह संघनन बहुलक है। कौन सा बहुलक है? तो संघनन बहुलक है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय मिश्रण है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। खारा जल किस प्रकार का मिश्रण है? सजातीय मिश्रण है। मक्खन एवं आसुत जल जो है यह विजातीय मिश्रण है। ये सब दोनों क्या है? विजातीय मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्ल यानी एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग जो है एंटासिड के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि फलों के रस में मिलाए जाने वाले खमीर में होने वाले अवायवीय शोषण में शर्करा किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? तो यह किस रासायनिक पदार्थ में बदल जाता है? एल्कोहल में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि वह सर्वाधिक सुविधा
महत्वपूर्ण दूरी का मान क्या है जिस पर कोई व्यक्ति समान आंखों से पढ़ सकता है? यानी स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी जो होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और स्वस्थ मनुष्य के नेत्र की स्पष्ट देखने की यह न्यूनतम दूरी पूछे और अधिकतम दूरी पूछेगा तो अधिकतम दूरी अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिकतम दूरी अनंत तक हम स्वच्छ आंखों से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण कौन सा है जिसका उपयोग नाविकों तथा यात्रियों द्वारा प्राचीन काल से ही किया जाता है? प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिशा संबंधी गुण का प्रयोग करने के लिए चुंबक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? मौलिक कण की खोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जे थॉमसन किसका खोज किया था? तो इलेक्ट्रॉन का। अल्फा कण का खोज किसने किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने किया था। इसका गलत पूछा है यानी कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। अल्फा कण की खोज रदरफोर्ड ने किया था और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया था। और न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन यह हाइजेनबर्ग ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गति के नियम का प्रतिपादन आइजैक न्यूटन ने किया था। और विद्युत मोटर के कार्य सिद्धांत माइकल फैराडे ने दिया था। अगला क्वेश्चन है तो पुष्प का कौन सा भाग बीज का निर्माण करता है? पुष्प का बीजांड भाग जो होता है यह बीज का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि अगर रक्त में CO2 की एकाग्रता बढ़ जाती है तो श्वास दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो श्वास दर पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह श्वास दर बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन संश्लेषण स्थल कहाँ है? प्रोटीन संश्लेषण स्थल राइबोसोम कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइबोसोम। और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जल का उच्च क्वथनांक निम्न में से किसके कारण होता है? जल का उच्च क्वथनांक निम्न में से किसके कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बंधन के कारण जल का क्वथनांक उच्च होता है। अगला क्वेश्चन है कि वातावरण में CO2 तथा O2 के संतुलन से क्या होता है? वातावरण में CO2 तथा O2 के संतुलन से क्या होता है? तो वातावरण में CO2 तथा O2 के संतुलन से क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये क्वेश्चन का टाइपिंग आप क्वेश्चन सही से नहीं दिया गया है लेकिन आंसर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी की कमी के कारण एस्कर्बी नामक बीमारी होती है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और ये एनीमिया जो है, एनीमिया किसके कमी के कारण होता है? एनीमिया रोग जो होता है यह लाल रक्त की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। और विटामिन B3 के कारण पेलाग्रा नामक रोग होता है। किसके कारण? विटामिन B3 के कारण। विटामिन B3 को नियासिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और विटामिन B12 को किस नाम से जाना जाता है? तो साइनोकोबालामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी से बेरीबेरी, सी से स्कर्वी, डी से रिकेट्स, ई से जनन क्षमता में कमी, और विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना। और विटामिन बी एवं सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। और विटामिन ए, डी, ई के यह सब जो है चारों वसा में घुलनशील है। जल में घुलनशील सिर्फ 2 विटामिन है, विटामिन बी एवं सी। और जल एवं वसा में विटामिन एच आप नहीं पढ़े होंगे। विटामिन एच जो होता है यह दोनों में घुलनशील होता है, जल एवं वसा दोनों में। अगला क्वेश्चन है कि दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? यह किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, उत्तल दर्पण से अवलोकित होता है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है। सूक्ष्म पोषक तत्व मानव शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ। अगला क्वेश्चन है कि बड़ी आंत किसको अवशोषित करती है। बड़ी आंत जो होती है वह किसको अवशोषित करती है, तो जल को अवशोषित करती है, यानी जल का अवशोषण करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बड़ी आंत जो होती है यह अपच भोजन को शरीर से बाहर निकालती है। बड़ी आंत आहार नाल का अंतिम भाग होता है। बड़ी आंत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, सीकम, कोलन, मलाशय। पहला सीकम, दूसरा कोलन, तीसरा मलाशय। और मलाशय जो होता है बड़ी आंत का अंतिम भाग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक परावर्तक सतह अंदर की ओर वक्रीय है, यह किस दर्पण का निर्माण करेगा। यह किस दर्पण का निर्माण करेगा, तो अवतल दर्पण का निर्माण करेगा। देख रहे हैं आप, दर्पण से, लेंस से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है, तो पानी की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो पानी की कठोरता को जो दूर किया जाता है वह सोडियम कार्बोनेट के साथ पानी को उबालने पर पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। ज़्यादा समय तक संग्रहित करने से कौन सा विटामिन का नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी का नष्ट हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बिक नामक रोग होता है। विटामिन सी खाना को ज़्यादा पकाने से एवं ज़्यादा धोने से समाप्त हो जाता है, विटामिन सी। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है, ए का नाम रेटिनॉल है, बी का नाम थायमिन है और विटामिन B3 का नाम नियासिन है। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा उन स्थानों पर होती है जहां निम्न में से क्या होता है। जहां निम्न में से क्या होता है, तो बड़े उद्योग हैं एवं वायुमंडल SO2 से प्रदूषित है। यहाँ पे क्या होता है, अम्ल वर्षा होता है और अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि नाइट्रेट, फॉस्फेट, धातुएं आदि वाहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अकार्बनिक अशुद्धि के ये सब उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादों को किन विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। पत्तियों, राजधानियों और पुराने जैलम में संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी से हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शीर्ष परभक्षी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गिद्ध। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। गिद्ध जो है यह एक शीर्ष परभक्षी है। और शीर्ष परभक्षी किसे कहा जाता है, तो तृतीयक उपभोक्ता को शीर्ष परभक्षी कहा जाता है। उसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि चमगादड़ अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं। चमगादड़ जो है अंधेरे में आसानी से उड़ सकते हैं, क्योंकि यह क्यों उड़ पाते हैं अंधेरे में, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। चमगादड़ स्वयं के द्वारा उत्पन्न की गई पराध्वनि से रास्ता देखती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा और इसी के कारण यह उड़ सकती है। चमगादड़ जो है यह स्तनधारी पक्षी के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किस देश ने समलैंगिक विवाह को आधिकारिक तौर पर पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश बना है, तो इसका दक्षिण एशियाई बात कहा गया है, तो यानी यह जो है एशिया के दक्षिण वाला देश होगा। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय ने 2007 ईस्वी में, कब, 2007 ईस्वी में समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस 2023 कब मनाया गया। 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कब, 1 दिसंबर को। और विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम क्या था, तो समुदाय को
नेतृत्व करने दे, समुदायों को नेतृत्व करने दे, विश्व एड्स दिवस 2023 का थीम है। अगला क्वेश्चन है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल का 24वां संस्करण नागा हेरिटेज विलेज कहाँ शुरू हुआ? यह कहाँ पे शुरू हुआ? तो किसामा में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसामा में शुरू हुआ। और वर्ष 2023 में जो हॉर्नबिल फेस्टिवल हुआ था, मनाया गया था नागालैंड में, तो इनके अतिथि जो थे नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो थे। अगला क्वेश्चन है कि बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो बीएसई का फुल फॉर्म क्या होता है? बीएसई का फुल फॉर्म बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में हुई। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वह कौन है? तो प्रमोद अग्रवाल हैं। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रमोद अग्रवाल। अगला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया है? अंतिम पंघाल को नामित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 से किस राज्य में मिशन इन्वेस्टिगेशन एट द रेट 75 डेज लॉन्च किया गया है? तो यह किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो यह जो है बिहार राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? भारत जो रहा है यह किस स्थान पर रहा है? तो 7वें स्थान पर रहा है। 7वें स्थान पर रहा है और 2023 में यह 8वें स्थान पर था। तो वर्तमान में जो है एक स्थान घटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान में 7वें स्थान पर है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि COP28 वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? भारत और स्वीडन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जो है ए और बी दोनों से है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस तिथि को पटना में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन बिहार बिजनेस कॉन्टैक्ट 2023 का आयोजन हुआ, जिसमें 16 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो यह कब आयोजन किया गया था इसका? तो 13-14 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार पुलिस मुख्यालय ने गंभीर अपराध एवं अपराधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो 14-432 नंबर जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में देश भर में कितने हवाई अड्डों को कृषि उड़ान योजना में शामिल किया है? तो 58 हवाई अड्डों को शामिल किया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है जीके जीएस का कि हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा कहाँ द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है? द्विवार्षिक होगा यहाँ पे, द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पे किया गया है? तो भारतीय वायुसेना द्वारा मुंबई में इसका आयोजन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अभ्यास का उद्देश्य तेल उत्पाद प्लेटफॉर्म में आकस्मिकताओं का संबोधन करने के लिए उपायों और प्रक्रियाओं को मान्य और परिष्कृत करना है। किसका उद्देश्य? तो द्विवार्षिक प्रस्थान अभ्यास का आयोजन जो किया गया है भारतीय वायुसेना द्वारा, तो इसका उद्देश्य है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।